जामिया के आंदोलन में हिंसा की चिंगारियां अभी पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि दिल्ली के 2 इलाकों में अचानक उमड़ी भीड़ और उस भीड़ में प्रकट हुए कुछ चेहरे और इसी के साथ कई घंटे तक चला पथराव और बवाल शुरू हो गया। सवाल ये कि नागरिकता कानून का विरोध कर रही भीड़ अचानक भड़क कैसे गई और कई नकाबपोश आखिर कौन थे? क्या इन चेहरों के पीछे कोई गहरी साजिश है? दिसंबर, वक्त दिन के 1:30 बजे, उत्तर पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद इलाका। अचानक लोगों की भीड़ जुटने लगी। जुबान पर नए नागरिकता कानून का विरोध था और स्वर में गुस्सा। यह अगले कई घंटों तक चलने वाले बवाल और पथराव का ट्रेलर था। उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दोपहर 1:30 बजे से लोगों की भीड़ प्रदर्शन के लिए जुटने लगी थी। पुलिस अलर्ट होती उससे पहले ही आंदोलन उग्र हो गया। भीड़ ने डीटीसी की बसों पर पथराव और आगजनी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस कभी और पैरामिलिट्री फोर्सेस कभी आगे बढ़ते हैं तो कभी उन्हें पीछे आना पड़ता है, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनके तरफ से भी लगातार चार्ज किए जा रहे हैं। देखिए एक और आपको आवाज आई ये लगातार देखिए दोनों तरफ से प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पत्थरबाजी हो रही है। तो दिल्ली पुलिस उन्हें शांत करने के लिए उन्हें भगाने की कोशिश कर रही है, लगातार आंसू गैस के गोले फायर कर रही है। हालात संभालने के लिए पुलिस ने पहले लाठियां फटकारते हुए भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे निपटने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। भीड़ सड़क के दोनों तरफ काबिज थी। पुलिस की तरफ उछालकर दनादन पत्थर फेंके जा रहे थे। इसी बीच भीड़ से घिर गया एक खाकी वर्दी वाला। उस पुलिस वाले ने शायद मदद के लिए अपने साथियों की ओर हाथ उठाया। इतने में भीड़ में शामिल एक लड़के ने सीधे पुलिस वाले के सिर पर चोट की। पुलिस अभी जाफराबाद में हालात पर काबू पाने की कोशिश कर ही रही थी कि खबर आई कि न्यू सीलमपुर इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी के बैरिकेड और वहां खड़ी 2 मोटरसाइकिलों में आग लगा। पुलिस के मुताबिक सीलमपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कुछ लोगों ने दिन में 2 बजे से प्रदर्शन करने का प्लान बनाया था। उसी के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी, तभी हिंसा शुरू हो गई। यहाँ पर फोर्स आ गई है और उनका कहना है कि जो पब्लिक है वो अपने घर चले जाए अंदर, और फोर्स लगातार ये अपील कर रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो घरों पे अंदर चले जाएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, दे सकते हैं। तमाम लोगों को यहाँ पे हिदायत दी जा रही है कि वो अपने अपने घरों के अंदर जाएं, यहाँ पर जब तक पूरी स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है। और देखिए यहाँ पर पूरा जो इलाका है बिल्कुल यहाँ पर दहशत का माहौल है, क्योंकि प्रदर्शन चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से और उसमें अचानक से उपद्रवी आते हैं, वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जो गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। बाहर प्रदर्शन हो रहा था लेकिन शांतिपूर्वक हो रहा था। सब यहाँ से बाहर के, सीलमपुर का कोई भी नहीं है यहाँ पे। उपद्रवी थे सब बिल्कुल यहाँ का कोई भी नहीं है। जितने प्रताप करने वाले हैं और जितने कांच की बोतलें मारने वाले हैं, पेट्रोल बम मारने वाले हैं, कोई यहाँ का नहीं है सर। जाफराबाद और सीलमपुर में पुलिस ने हिंसक आंदोलन के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। पकड़े गए लोगों का कहना था कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अचानक कोई बाहरी आदमी पथराव करके भागा और हालात बिगड़ गए। रैली निकाल रहे थे, किसी ने बीच में से निकल के कोई पथराव कर दिया। वो आदमी कौन थे ये नहीं पता, रैली का आदमी नहीं था, कोई भी आम आदमी था कोई। दिल्ली के कुछ दूसरे हिस्सों में भी लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे और माहौल गर्मा गया। निजामुद्दीन इलाके में प्रदर्शन की वजह से मथुरा रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। सीएबी और एनआरसी के खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन के ही लोकल रेसिडेंट्स हैं और पूरा फिलहाल इलाका घूम कर ये यहाँ पर आए हैं। सर, निजामुद्दीन के ही है? निजामुद्दीन के क्या किस लिए आप लोग आज? मैम, इस काले कानून के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जी, क्या कह रहे थे आप? हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसमें मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है कि हाँ के हम मुसलमानों को ये निकाल ही नहीं सकते। हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोगों ने निजामुद्दीन में कोई हंगामा तो नहीं किया, लेकिन ये ऐलान जरूर कर दिया कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हर हाल में होगा। मांग यही है कि इस कानून को जो है इसका बायकॉट करें और भारत को तोड़ने से रोके। स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया, इस बैनर के साथ जो है लोग यहाँ पर हैं। आप बताइए कहाँ से आप लोग आई हैं? जी, हम लोग निजामुद्दीन वेस्ट से हैं, हम कॉलोनी से हैं और हम लोग बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करते हैं।
कि जो इन लोगों ने किया है वो बहुत गलत किया है, और स्पेशली मुसलमानों के लिए। एक कम्युनिटी विशेष को लेकर के ये मानती है कि ये गलत है। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? जी, हम भी निजामुद्दीन वैसे ही है और टोटली इस चीज़ के अगेंस्ट हैं जो हो रहा है। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के आंदोलन में हिंसा की वारदात ने अब पुलिस की परेशानी बढ़ा दी। शांतिपूर्ण आंदोलन में आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाओं को गृह मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया है। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों को इस बात की जांच करने को कह दिया गया है कि कहीं हिंसक प्रदर्शनों के पीछे कोई विदेशी साजिश तो नहीं है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। उत्तर पूर्व दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस अधिकारियों ने देर रात दौरा किया, वहां के हालात का जायजा लिया। सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित जगहों में भजनपुरा, दौलतपुर और गोकुलपुरी के इलाके शामिल हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने भी देर रात सीलमपुर और मौजपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पुलिस कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। वहीं पुलिस ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रख रही है। इसके साथ ही सुरक्षा बल ने मौजपुर और जाफराबाद के इलाकों में देर रात फ्लैग मार्च भी किया। दिल्ली के जिन इलाकों में हिंसा हुई उन्हें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल ने छावनी में तब्दील कर दिया। लोगों के दिल से डर हटाने के लिए जवानों ने दिन भर सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। और जवानों के अलग अलग दस्तों की अगुवाई दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर करते रहे। एक दिन पहले ही जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास धरने पर बैठे लोगों को हटा दिया गया था। सुबह होते ही सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके में मार्च शुरू कर दिया। ये कंपनी इस वक्त यहाँ से जो जाफराबाद का ये रूट है जिसे बंद किया गया था 2 दिन से, यहाँ पर मौजपुर चौक है, यहाँ पर बंद किया गया था। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ से लगातार फ्लैग मार्च कराया जा रहा है ताकि लोगों के बीच से वो डर समाप्त हो। फ्लैग मार्च केवल मुख्य सड़कों पर ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व दिल्ली के छोटे छोटे मोहल्लों की संकरी गलियों में भी किया गया। सशस्त्र सेनाओं के जो जवान हैं उनको भेजा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो हालात हैं उन पर काबू पाया जा सके, और ये चीजें यहाँ पर दिख भी रही हैं और कोशिश पुलिस की लगातार यही है। धारा 144 लगी होने की वजह से न तो कहीं कोई भीड़ भाड़ दिखी और न ही कोई दुकानें ही खुली हुई दिखी, लेकिन जवानों के मार्च के कारण हालात पूरी तरह काबू में रहे। भजनपुरा में फ्लैग मार्च की अगुवाई जॉइंट कमिश्नर OP मिश्रा ने की। यहाँ भी हम लोगों ने पेट्रोलिंग किया, फ्लैग मार्च किया, वहाँ पे स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और जनता को भी हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं। तो स्थिति अभी तक पूरी नियंत्रण और शांतिपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए उत्तर पूर्व दिल्ली के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज किसी के लिए जश्न का दिन है तो किसी के लिए आत्ममंथन का, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश के साथ बहुत बड़ा संदेश दिया है। तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाकर केजरीवाल ने साबित कर दिया कि दिल्ली की सियासत के असली दबंग वही हैं। लेकिन आज सवाल शाहीन बाग का भी है। दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल को बाहर करने का दावा करने वाली, दम भरने वाली बीजेपी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई और कांग्रेस तो वो खिलाड़ी साबित हुई जो मैच खेलने के लिए स्टेडियम में घुसी नहीं।
0 सीट के साथ कांग्रेस ने दिल्ली में हैट्रिक लगा दी और उसका वोट बेस भी पूरी तरह से, हम मान सकते हैं पूरी तरह से खिसक गया। और चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हाल बहुत बुरा हुआ। हाल इतना बुरा हुआ कि कई सीटों पे जमानत तक नहीं बची। तो 0 सीट के साथ कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई है। इसके बावजूद बीजेपी, जिसने शाहीन बाग के नाम पर सबसे बड़ा दांव खेला, उसका दांव नहीं चला। इसके बावजूद बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। और गौर करने वाला मुद्दा यह है कि दिल्ली की सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर केजरीवाल को प्रचंड जीत मिली है। मैं बताना चाहता हूं, शाहीन बाग के पास का जो इलाका था ओखला, वहां से अमतुल्ला खान 90% वोटों के साथ जीते हैं। यह सामान्य बात नहीं है। तो क्या सीए पर केजरीवाल की चुप्पी पूरी तरह से कामयाब हुई है? आज इन्हीं मुद्दों पर होगा सबसे बड़ा मंथन। शाहीन बाग का सिर्फ शोर, केजरीवाल का दिखा जोर, और दिल्ली का असली दबंग अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। ये उस चुनाव की जीत का जश्न है जिसमें न जाने क्या क्या दांव पर लगा था, लेकिन तीसरी बार सरकार बनाने की हैट्रिक लगाकर केजरीवाल ने साबित कर दिया कि दिल्ली की सियासत के असली दबंग वही हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सुन पाएंगे मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में इस वायरस को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। केरल, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में चीन से आ रहे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। देश के 14 एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। सैकड़ों लोगों की जांच के बाद 11 लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 7 मरीज केरल में हैं।
मुंबई में 2, हैदराबाद में 1 और 1 मरीज बेंगलुरु से है। आशंका जताई जा रही है कि ये लोग कोरोना वायरस की चपेट में हो सकते हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों पर उनके घर में ही नजर रखी जा रही है। केरल में 80 लोगों पर और मुंबई में 3 लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा कोलकाता और दिल्ली में भी कुछ लोगों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कोरोना वायरस से भारत में निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव, रक्षा सचिव समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक चीन से भारत लौटे 7 और लोगों के कोरोना वायरस की चपेट में आने की आशंका है, जिन पर अस्पतालों में निगरानी रखी जा रही है। इस बैठक में बताया गया कि अब तक 20,000 लोगों का मेडिकल परीक्षण किया जा चुका है। साथ ही केंद्र की 7 टीमें इस बीमारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। साथ ही कुछ राज्यों का दौरा भी किया जाएगा। ये कि लद्दाख में भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जानकारी ये आ रही है कि लद्दाख गालवन घाटी में भारतीय और चीन की फौज के बीच झड़प हुई है और इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। तो लगातार भारत चीन के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और इस बीच उस लिहाज से एक बड़ी खबर, लद्दाख में भारत चीन सीमा पर यह तनाव बढ़ा है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, क्या जानकारी इस झड़प को लेकर? देखिए, डी एस्केलेशन का काम वहाँ पे चल रहा था। लगातार जो है दोनों देशों की सेनाएं जो है बातचीत के बाद उस इलाके से जो बिल्डअप था उसको कम कर रहे थे और खुद जो है सेना प्रमुख ने भी इस बात को दोहराया था। लेकिन कल रात को डी एस्केलेशन प्रोसेस के दौरान एक ज़बरदस्त फेस ऑफ हुआ, जिसमें भारतीय सेना के एक ऑफिसर और 2 जवान जो है वो जो है उनकी मौत हो गई है। हालांकि बताया नहीं जा रहा है कि किस तरीके की कैजुअलिटी है, क्यों हुई, किस तरीके से हुई, क्या कोई फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया गया या कोई और वजह थी, उसके बारे में जानकारी शाम तक जरूर मिलेगी। लेकिन ये कह सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो LAC पर जो है काफ़ी लंबे समय से तकरीबन 75 के बाद से जो है एक गोली नहीं चली है। वहाँ पे किसी तरीके की कैजुअलिटी की कोई खबर कभी नहीं आई है। दोनों देश जो है आपस में सिचुएशन को एक बैनर ड्रिल के तहत जो है दुरुस्त कर लेते थे। और ये जो इलाका है, गलवान का जो इलाका है, यहाँ पे तो 1962 के बाद कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरीके की खबर आई है, जिस तरीके से आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है, वो वाकई जो है जितनी भी स्थितियां अभी फिलहाल वहाँ पे चल रही थी और ज़्यादा उसको जो है टेंस ज़रूर करेगा। और फिलहाल जो हायर अथॉरिटी है मिलिट्री लेवल पे अभी बातचीत चल रही है इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि क्षति भी है भारत के लिए कि भारत के 3 जो है सोल्जर, जिसमें कि एक ऑफिसर भी है, वो जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की अब तक की पूछताछ के मुताबिक सुशांत की फांसी लगाए जाने के वक्त घर में एक नौकर के अलावा 2 और करीबी लोग मौजूद थे। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि सुशांत सुबह 10 बजे के करीब अपने कमरे से बाहर निकले थे और कुछ देर बाहर बैठे और फिर जूस और कुछ दवाएं भी उन्होंने ली और उसके बाद वो वापस अपने कमरे में चले गए थे। दोपहर करीब 1:30 बजे उनके नौकर ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उनके मैनेजर को बुलाया गया। पहले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी हुई, लेकिन जब दरवाजा नहीं टूटा तो डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को बुलाया गया और ताले को खुलवाया गया। कमरे का दरवाजा खुलने पर पता चला कि सुशांत ने फांसी लगा ली है। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने आकर सुशांत की डेड बॉडी को उतरवाया। पुलिस ने चाबी बनाने वाले का भी बयान दर्ज किया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, सुशांत सिंह राजपूत के शव को हॉस्पिटल ले जाया गया है, लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया गया है एम्बुलेंस के जरिए और वहां उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। उसके बाद तमाम चीजें और निकलकर सामने आ पाएंगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी, वो कौन से कारण थे, वो कौन सी वजह थी जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया। हालांकि ये जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डिप्रेशन में जरूर चल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत और मुंबई में बांद्रा में दीपिका पादुकोण के लिए भी करती थी और क्वान से जुड़ी हुई थी। तो बारी बारी से इन तमाम बड़ी अभिनेत्रियों को सम्मान किया जाएगा और आने वाले दिनों में इन तमाम अभिनेत्रियों की जो मुश्किलें हैं
वो बढ़ सकती हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि करिश्मा सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि करिश्मा की पूछताछ के बाद ही दीपिका पादुकोण को संबंध भेजने का जो आगे का जो प्रक्रिया है वो आगे की जाएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखना होगा कि कब करिश्मा यहाँ पर पहुँचती है और उनसे जो पूछताछ है वो एनसीबी की फिर कब शुरू होगी, क्योंकि उनके लिए भी कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो एनसीबी ने तैयार कर रखे हैं। उनकी चैट जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है। ईडी ने चैट एक्सेस करी थी और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को क्या उसका ये मतलब कि दीपिका पादुकोण जैसा बड़ा नाम, नम्रता शिरोडकर जैसा नाम, बड़ा नाम, ये सब शामिल है, इनके नाम सामने आ रहे हैं? सबसे बड़ा दंगल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे दें, बिहार में सारे सस्पेंस जो हैं वो खत्म हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में 125 सीटों पर जीत के साथ ही चौथी बार एनडीए सरकार बनने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। हालांकि इस बार महागठबंधन के साथ मुकाबले में कांटे की टक्कर रही, लेकिन एनडीए आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर गया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नतीजों के मुताबिक एनडीए के खाते में 125 सीटें गईं, जिसमें अकेले 74 बीजेपी के पास है, जबकि अब तक गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई और 2015 के मुकाबले उसे 28 सीटों का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ महागठबंधन 110 सीटों तक ही पहुंच पाया। आरजेडी के 75 उम्मीदवार जीते, जबकि कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। बिहार में जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है बनने की, और उन्होंने उस शपथ के साथ ही फिर एक पत्र हाथ में लिया है, वो उसे पढ़ रहे हैं। हेलो, तो वो है क्या मोबाइल तो जहाँ भी कभी नहीं आता, वो धीरे धीरे हवा रही होता है। तो दस्तखत करते हुए ये वो तस्वीर जो अब बिहार के लिए आने वाले 5 सालों के लिए अहम तस्वीर है, जिसमें अब हर उस व्यक्ति को किया हुआ वादा जो एनडीए ने चुनाव के दौरान किया था, चाहे वो 19 लाख नौकरियों की बात हो या फिर विकास की राह पर एक अलग ही आयाम को ले जाने के दावे रहे हों। अभिनंदन। और इस वक्त बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर आ रही है, कृषि कानून के विरोध से जुड़ी हुई। कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच विरोध बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में आज कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और गांधीनगर की हैं। इन सभी जगहों पर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दिल्ली में इंडिया गेट के पास पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। लखनऊ में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में भी कृषि बिल का कांग्रेस ने जोरदार तरीके से विरोध किया। तो ये विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आती हुई और ये जो पूरी आवाज है विरोध की, ये सुनाई पड़ रही है।
पंजाब, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक समेत पूरे लगभग आधे हिंदुस्तान से ज्यादा इलाके हैं जहां पर इस विरोध की आवाज सुनाई दे रही है। और इस बीच 6 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से विपक्ष पूरा का पूरा एकजुट होकर इस मामले पर सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, किस तरह से अलग अलग तरीके जरूर अपनाए गए हैं प्रदर्शन के, लेकिन मकसद सिर्फ यही है कि कृषि बिल का विरोध किया जाए। और कृषि बिल के खिलाफ अब तो ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी के नेता जो विपक्ष में हैं वो इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहते हैं और सरकार को घेरने की कवायद करना चाहते हैं।